फुलवा, उसकी अम्मा और बाबूजी अपने जल के राख हुए घर की हालत देखकर टूट चुके थे। फुलवा के बाबूजी पर हमले का दर्द अभी सूखा भी नहीं था कि अपने ही घर को भस्म होते हुए वो अपने आप को रोक नहीं पाए। बस मालती बस, अब बहुत हो गया। हमसे अब और नहीं सहा जाएगा। ये त्योहार पागलपन की वजह से हुआ है। हमारा घर जला दिया, बीच खेती में हम लात खाए। काहे? त्योहार इस बदचलन बिटिया की वजह से। इससे अच्छा ये कुएं में डूब के मर जाती। ये का बोलत रहे हैं जी? त्योहार खून है ई फुलवा। ना चाहिए हमका, अब कछु ना चाहिए। न तुम ना त्योहार बिटिया, हमार रास्ते अलग। फुलवा के बाबूजी ने अलग हो जाने की बात जैसे कही, मालती का भविष्य उसके घर जैसा राख होता दिखने लग गया। वो जानती तो थी कि फुलवा के बाबूजी उनसे खुश नहीं थे। उनके ऊपर पैसों का बहुत दबाव था, पर उम्मीद नहीं थी कि अपनी बीवी और बच्ची का साथ छोड़कर चले जाएंगे। पर मालती ने फुलवा के लिए अभी हार नहीं मानी। फुलवा को लेकर वो थाने पहुंचती है। साहब, हम का करें, कहाँ जाएं? फुलवा के बाबूजी हमको छोड़कर चले गए। फुलवा हमार सदमे में है। न्याय की लड़ाई में ये का हो गया साहब? हमारा घर राख हो गया। चाची, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। ये राजाराम फिर से फरार हो गया है। हम उसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। चाची, थोड़ा सब्र रखिए। राजाराम या नीरज मिल भी गए तो हमार घर ना ही बना पाएंगे ना। चाची, मैं अब इससे ज्यादा आपकी मदद कर नहीं सकता। सॉरी। इंस्पेक्टर को मालती और फुलवा की हालत देखकर बुरा लगता है। उन्हें थाने से निराश निकलता हुआ देखकर इंस्पेक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल पर किसी ने पत्थर मार दिया हो। मिश्रा जी, हाँ, अपनी नौकरी भी कैसी है ना? एक तरफ इन्हीं की समाज सेवा करने के लिए वर्दी पहनते हैं और इन्हीं को पनाह नहीं दे पाते हैं। कोई आश्रम जैसा नहीं है क्या इस गांव में? कहाँ साहब, जिले में तो फिर भी मिल जाए, वो भी मुश्किल से। ऐसे छोटे गांव में ऐसी सुविधा मिलना नामुमकिन है। तो फिर तो हमें जल्द से जल्द ये केस सॉल्व करना पड़ेगा मिश्रा जी। कुछ तो जुर्माना मिले इन्हें भी उन अपराधियों से। कौन सा तुरंत मिलता है साहब? अभी तो फिलहाल आप राजाराम मोदी के खिलाफ तुरंत वारंट निकलवाइए, इसमें देरी नहीं हो सकती है। अब मालती के कंधे पर ही फुलवा की जिम्मेदारी है। जिस बेटी के लिए वो इतने साल लड़ती रही, उसके लिए अब अपनी आखिरी सांस तक नहीं हारना चाहती है। मालती फुलवा को लेकर आस पड़ोस के घर के दरवाजे खटखटाती है। काकी, हमार थोड़ी मदद करो, कच्छु दिन रहने की जगह मिल जाती। भाभी, हमार लायक कोई छोटा मोटा काम दे दो। झाड़ू पोछा बर्तन सब करत। जीजी, 2 रोटी दे दियो, हमार बिटिया कल से भूखी है। मदद के सारे दरवाजे मालती के मुंह पर बंद होते चले गए। सड़क के किनारे हैंडपंप से 4 बूंद पानी मिल जा रहा था, लेकिन खाने को 2 निवाले भी नसीब नहीं हो रहे थे। मजबूरी में आखिर मालती को फुलवा के साथ गांव से थोड़ा दूर एक मंदिर ही जाना पड़ा, भगवान से अपनी जिंदगी की भिक्षा मांगने। हे भोलेनाथ, आपने हमसे हमारा सब छीन लिया, हमारी इतनी अग्नि परीक्षा ले ली। हर तरफ से हमारी हार की पुकार हो रही है, लेकिन हम कैसन अपनी बिटिया के लिए हार जाएं? अब आप ही के शरण में हैं। हमारी बिटिया को थोड़ी रोटी ही दिलवा दीजिए। मालती और फुलवा की अब यही किस्मत हो गई है। एक औरत भोग के नाम पर भिक्षों को पूरियां पकड़ा रही होती है। उन भिक्षों में से फुलवा और मालती भी होते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राजाराम की खोज में लगा हुआ है। वारंट निकाल के सबसे पहले इंस्पेक्टर ने राजाराम मोदी के घर की तलाशी ली। राजाराम की पत्नी हड़बड़ा रही थी, रोए जा रही थी जैसे कुछ छुपा रही हो। या तो आप सच सच बता दीजिए
वरना हमें शांति से छानबीन करने दीजिए। हमारे घर में ना ही घुस सकत है। हम अकेली औरत है तो कुछ भी जबरदस्ती करेंगे आप। जबरदस्ती? आप ही के लिए लेडी पुलिस बुलवाई है, वारंट भी है। रास्ते से हट जाइए वरना इन्हें आपको हटाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर और उसकी टीम एक एक कमरा छानने लगे। सारे बिस्तर तकिए खोल लिए कि शायद एक सबूत मिल जाए। साहब, यहाँ कमरे में तो कुछ नहीं मिला। ये तो खाली है साहब। हमने पहले ही कहा था हमारे घर में कच्चू नहीं है। छत अभी बाकी है, ऊपर चलो। हम कह रहे हैं कच्चू नहीं मिलेगा यहाँ। हमारा बेटवा मर गया और पति भाग गया। अब का है हम का तंग कर रहे हो। इंस्पेक्टर हताश होकर निकलने ही वाला होता है जब उसे दूसरी छत का रास्ता ऊपर की ओर मिलता है। ऊपर देखो, छोटी वाली छत है। राजाराम की पत्नी बहुत कोशिश करती है कि इंस्पेक्टर उस तरफ ना जाए। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं? वहाँ कुछ नहीं है। टंकी है और हमारे कपड़े फैलाए हैं। इंस्पेक्टर बिना उन्हें सुने ऊपर चढ़ जाता है और 2 खटिया पर पड़ा गद्दा चादर बिछा हुआ देखता है, जैसे यहाँ कोई रह रहा हो। इंस्पेक्टर तुरंत उसकी फोटो लेता है और साइड में पड़ा ग्लास उठाता है और वापस उतरने लगता है। मिश्रा जी, इस गिलास पर उंगलियों के निशान चेक करवाइए। हाँ काकी, तो ऊपर आपके कपड़े तो नहीं दिखे। कौन रह रहा है ऊपर? हाँ, आप तो बोली थी कि आप अकेले हैं इस घर में। राजाराम की पत्नी घबरा जाती है। उसके माथे से पसीना आने लगता है, जबान लड़खड़ाने लगती है। हम ही कभी कभार ऊपर चढ़ के सो जाते हैं। अच्छा, 2 खटिया पे? एक खटिया का तो समझ में आ गया कि तुम्हारे पति यहाँ आते हैं, तो दूसरा कौन है? आप खुद हैं या? राजाराम की पत्नी के पास कोई जवाब नहीं होता। उनकी नजरें नीची हो जाती हैं। अपने साड़ी के पल्लू से अपने सर का पसीना पोंछने लगती है। अभी भी जवाब नहीं दोगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सच तक पहुंच नहीं पाएंगे। अपराधी का साथ देना भी अपराधी है, चाहे तुम्हारा खुद का पति हो या बेटा। ठीक है, हमारी नजर तुम पर भी रहेगी, याद रखना। मिश्रा जी, इनका फोन नंबर लीजिए तो, और इनके फोन के रिकॉर्ड निकलवाइए। राजाराम की पत्नी की आंखें नीचे हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मालती और फुलवा की नजरें नीचे हो गई हैं दुनिया के सामने। मंदिर के बाहर बैठकर दोनों भिक्षा के इंतजार में बैठी हैं। अचानक से फुलवा की नजर उठती है और वो कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसकी सांसें फूलने लगती हैं। हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। मालती उसे देखकर घबरा जाती है। ए फुलवा, का हुआ बिटिया? अचानक से का हो गया? अम्मा, अम्मा, ये वो जिसने हमें धक्का मारा। फुलवा का हाथ उठ के किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा होता है। मालती जब उस दिशा में देखती है तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। मंदिर से जो आदमी दर्शन करते हुए निकल रहा है वो और कोई नहीं, नीरज मोदी के पिता राजाराम मोदी हैं। मालती का दिमाग तुरंत दौड़ने लगता है। हे भोलेनाथ, आखिर आपने हमें कच्चू रास्ता तो दिखाया। अम्मा, ये हमें फिर मारने आए हैं। नहीं बिटिया, इस बार हम इसको मात देंगे। फुलवा को पानी पिला के वो राजाराम का पीछा करने निकलती है और उसे राजाराम के सेफ हाउस का पता चल जाता है। क्या मालती राजाराम से आमना सामना कर पाएगी? अपने घर को जला देने का गुस्सा, उसकी बेटी को कुएं में ढकेल देने का दर्द, क्या वो उस पर निकालेगी? ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ताय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्।
अच्छा, फुटुआ खींच लिए हैं। बस पंडित जी, काम हो गया। फुलवा की अम्मा मालती की आंखों के सामने राजाराम एक कच्चे घर में घुस रहा था, जो उसके सेफ हाउस जैसा दिख रहा था। वो पेड़ के पीछे छुपके उससे जाता हुआ देख रही है। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा भरा हुआ है। वो अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाली होती है कि उसके 2 कदम पीछे हो जाते हैं और वो वहां से निकल जाती है। सबसे पहले वो मंदिर वापस भागती है और फुलवा को वहां से ले जाती है। एक बार फिर से वो मंदिर की तरफ पलट कर देखती है और हाथ जोड़ती है। ओम नमः शिवाय। वहां से सीधा निकलकर वो थाने पहुंचती है और इंस्पेक्टर से तुरंत मिलने की जिद करती है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। अरे काहे चिकन चिल्ली मचाए हुए हो? साहब अभी व्यस्त है। कोई व्यस्त नहीं हूँ मैं, मिश्रा जी। साहब, हमने देखा उसे, नीरज के बाप को। हम जाना थे वो कहाँ रहता है। पक्का चाची, तुमने राजाराम मोदी को ही देखा था? साहब, हमारी नजर ना पहले धोखा खाई थी ना आज खाई है। चलो दिखाओ फिर मुझे कहाँ है वो। मिश्रा जी, टीम इकट्ठा कीजिए और जीप निकालिए। इंस्पेक्टर मालती को लेकर फौरन अपनी जीप निकालता है और राजाराम के सेफ हाउस में पहुंचता है। चाची, तुम फुलवा के साथ जीप के अंदर ही बैठी रहोगी। मिश्रा जी, आप बाकियों के साथ घर के बाहर घेरा बनाइए। आज भाग नहीं सकता ये आदमी। इंस्पेक्टर और उसकी टीम चुपचाप उस घर की तरफ बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है। फुलवा और मालती दूर से जीप के अंदर से सब देख रही हैं। सबके हाथ में बंदूक है और फिर इंस्पेक्टर दरवाजे पर लात मारते हुए घर के अंदर घुस जाता है। अरे कौन है? तेरा बाप। चल। इंस्पेक्टर आखिर फिर से राजाराम मोदी को गिरफ्तार करता है। जीप में बैठते समय राजाराम और मालती की नजर मिलती है। मालती इस बार अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे थप्पड़ मार देती है। हमार बिटिया की जान लेने के नाम पे। चलिए मोदी साहब, आज तो आपकी अच्छी खासी खातिरदारी करेंगे। फरार होने के नाम पर बेल तो भूल ही जाइए। अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा, वरना। इंस्पेक्टर थाने में लाकर उस पर अपने बल के साथ उसे तोड़ने की कोशिश करता है। बतावत हूँ साहब, सब सच बतावत हूँ। बयान देगा अब सच सच। आखिर राजाराम को अपनी सच्चाई बतानी ही पड़ती है। ऐसी सच्चाई जो पूरे बिहार के कानून के कान खड़े कर देती है। साहब, हम गए थे फुलवा को मारने। हमने सोचा फुलवा मर जाएगी तो ये केस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। केस तो बंद हो गया था, फिर क्यों पीछे पड़े थे बेचारी के? हम ना ही पड़े थे उसके पीछे। उसकी अम्मा हमारी जान नहीं छोड़ रही थी। उसे शक हो गया था कि हमारे बिटवा जिंदा है। तुमने निर्मला देवी की हत्या की? हमने नहीं साहब, हमारा भांजा है, गांव में ही रहता है। वही तो गया था ये फुलवा की अम्मा को मारने, पर रात के अंधेरे में उससे चूक हो गया। और फुलवा के पिता को क्यों पिटवाया? उनके घर में आग क्यों लगवाई? जिससे वो हार मानकर यहाँ से चले जाएं। तो क्या ये सच है कि तुम्हारा बेटा यानी नीरज मोदी जिंदा है? साहब वो हम बोल। हाँ जी साहब। अब पूरी कहानी बता कि कैसे तुमने उसको मरा हुआ साबित किया। हमने उसका नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए थे। क्या करते, हमारे बेटवा को जेल हो जाती, उसका जिंदगी खत्म हो जाता। एक बाप अपने लौते बेटवा को बचाने के चक्कर में ही नाटक रचा था। राजाराम मोदी वो दिन याद करता है जब उसने नीरज मोदी को मरा हुआ साबित करने की कोशिश की थी। आखिर ये प्लान किसका था? जेल जाने से तो बेहतर है हम मर जाते। तो मर जाओ। तो पहले से ही समझना था ना कि निजी जात की लड़की से मुंह ना लगाए। 3 साल से कोर्ट के चक्कर खा रहे हैं, इस दिन के लिए तो नहीं कि जेल में चला जाए। बाबूजी सही कह रहे हैं अम्मा। कोर्ट में दिखा देते हैं कि हम मर चुके हैं। कुछ दिन के लिए हम बाहर वाली खेती में रह लेंगे और फिर चले जाएंगे हम शहर। हम कल ही तुम्हारा इंतजाम करवाते हैं। ओ नीरज की अम्मा, वो पंडित जी को फोनवा मिलाओ।
नीरज, तुम राम को बुलाओ। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ताय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ए पंडित, हम असली में ना मरे हैं जो मंत्र पढ़ने लगे हैं आप, समझे? तुम चुपचाप लेटे रहो, कोई देख लेगा तो और समस्या हो जाएगी। अभी आसपास कानून नहीं है, जल्दी खत्म करो। साहब, ये लो अस्तिया और हमार पैसा दे दो, और 2 गुना ज्यादा देना ये फोटो वाला का नाम पर भी। लो और निकलो यहाँ से। नीरज, अब चुपचाप लेटे रहो। ए रामू, इसकी फोटो लो ढंग से। सब लोग थोड़ा रोना धोना मचाओ। भाई साहब, आप डॉक्टर हैं, आप ही अपना हस्ताक्षर करके हमारे बिटवा की जिंदगी नरक में जाने से बचा सकते हैं। राजू, ये कोई खांसी जुकाम का पर्चा नहीं है, हमारे भतीजे के मौत का प्रमाण पत्र है। किसी को पता चला तो हमारी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। किसी को नहीं पता चलेगा, अपने बेटे की कसम खाते हैं। इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। सुरक्षा के तौर पे ये हमारी बीवी के सोने के कंगन रख लीजिए चाहे। भाई साहब, ये रहे सारे कागजात। आपके बेटे को दिल का दौरा पड़ा है आज ही? जी, हम फिर हरिद्वार जा रहे थे गंगा में अपने बिटवा की अस्थियों को बहाने, इसीलिए आज ये उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आ गए। और ये रहे इसकी फीस। वकील साहब, ये सारे कागजात हैं। हमारा बिटवा अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब हमें भी इस केस से मुक्ति दिलवा दो। अचानक से नीरज को दिल का दौरा पड़ गया और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। खैर, जो हुआ सो हुआ, मैं ये कोर्ट में डाल देता हूँ। और कोई सबूत है उसके मरने का? हमने फोटोआ भी खिंचवा दिए थे। शमशान में ऐसे लेके नहीं जाते, पर हमका लगा ई देख के शायद जज साहब हमका विश्वास कर ले और हमें भी मुक्ति मिल जाए। ठीक है, कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि क्योंकि नीरज मोदी, जिनके खिलाफ फुलवा रानी के बलात्कार का आरोप है, उनका देहांत डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक 21 नवंबर की सुबह के 6 बजे दिल का दौरा पड़ने से हुआ है, इसलिए ये केस खारिज कर दिया जाता है। राजाराम इंस्पेक्टर को सब बता देता है। वो फूट फूट कर रो रहा होता है। उसका गुनाह सामने आ चुका है, अब सजा उसे भी मिलेगी, लेकिन सवाल अब भी पूरा नहीं हुआ है। तो कहाँ है तुम्हारा बेटा अभी? राजाराम चुप हो गया, उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। इस सवाल को नजरअंदाज करने के लिए वो फूट फूट कर रोने लगा। साहब, ये सवाल हमसे ना पूछे, हम ना ही बता पाएंगे। इससे अच्छा है आप हमें मार दे। राजा राम, तुम्हारी पिटाई तो होगी, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा बेटा बच जाएगा तो गलत सोच रहे हो। नीरज को सजा होके रहेगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। राजाराम को जो डर था वो उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। अब और कोई रास्ता नहीं बचा, उसका बेटा कभी भी पकड़ा जा सकता है। इसी बीच जो केस फाइल बंद हो गई थी वो वापस खोली जाती है। राजाराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 फुलवा के ऊपर मानहानि का, धारा 468 नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और धारा 191 और 192 में कोर्ट को गुमराह करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अब अगला कदम है नीरज को पुलिस की गिरफ्त में लेना। पर कहाँ है आखिर नीरज मोदी? हेलो रामू, हेलो। अरे हाँ, हम नीरज बोल रहे हैं। यार, हमका बहुत अकेला लग रहा है, बोरियत हो गई है। आज रात आ जाओ खेती में, 2-4 पैग लगाए जाए। ए, बौखला गए हो का? हाँ,
किसी ने हमें देख लिया तो सारा फांडा फूट जाएगा। अब वो तो हमारे स्कूल के पास का है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम करते हैं कुछ। तुम जल्दी आ जाना। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, जल्दी से पहुंच जाते हैं। ये मास्क भी अभी टूटना था। हट। अरे प्रिंसिपल साहब, जल्दी आइए इधर, बच्ची को मिर्गी हो गई। कहीं ये भुलवा तो नहीं? अरे कहीं उसने हमें देख तो नहीं लिया? भाग नीरज, भाग। इंस्पेक्टर को अब पता चल चुका है कि नीरज मोदी जिंदा है, लेकिन आखिर वो है कहां? वारंट के साथ निकले इंस्पेक्टर नीरज मोदी के घर की फिर से छानबीन करते हैं। सारे रॉड्स, तकिए, यहाँ तक कि टॉयलेट भी देखो। कोई भी पर्चा मिले, कुछ भी शक की चीज हो, मुझे चाहिए। हमका काहे गिरफ्तार कर रहे हो? अपराधी को छुपाने के जुर्म में तुम भी गिरफ्तार होती हो। ले जाओ इन्हें, अब थाने में पूछताछ होगी इनकी। इंस्पेक्टर आस पड़ोस के घर में जाकर सवाल करते हैं। किसी को नहीं पता होता है कि नीरज है कहां। क्या वो गांव में है या गांव से भाग गया है? मिश्रा जी, आप ही का गांव है ना ये? तो बताइए, कौन है जिसके कान हमेशा यहाँ खड़े रहते हैं? ऐसे में एक ही आदमी है जिसके शक की सुई हमेशा खड़ी रहती है, गांव का इकलौता पनवाड़ी। इंस्पेक्टर साहब, हमका का पता, हमारी जिंदगी इस पान में चूना लगाने में बीत गई है। हम तो बस अपना काम से काम मतलब रखते हैं। हाँ, तो तुम अपना काम ही करो और हमें ये बताओ कि गांव में नीरज मोदी और उसके परिवार से सबसे नजदीक कौन है? ऐसे में तो रामू एक है, उनका चचेरा भाई। यहीं रहता है अपनी बीवी बच्चा के साथ। और उसके बाद उनके पड़ोसी, वो तो ऐसे भाई बंधु जैसे हैं कि उनकी छत ही मिली हुई है। मिश्रा जी, पहले तो इस रामू को पकड़ना होगा। ये नीरज का बहुत बड़ा सोर्स है। उनका घर का सारा काम वही करता है। छिचोरा है एक नंबर का। सुना है बाहर गांव में खून खराबा भी किया है और शहर में चोरी चकारी। ऐसा शातिर है कि हमेशा बच निकलता है। कहाँ रहता है वो? पिछली गली से दाएं लेके एक और पतली गली आती है, उसके आखिर में उसका छोटा सा आधा कच्चा मकान है। इंस्पेक्टर की नजर हवलदार मिश्रा से मिलती है और वो समझ जाते हैं कि उनका अगला कदम क्या है। वॉकी पर वो अपनी टीम को इकट्ठा होने के लिए संदेश भेजते हैं। वहां मालती फुलवा को लेकर अपने घर की तरफ जाती है, वो घर जो अब आधी मिट्टी बन चुकी है। अम्मा, हम यहाँ काहे आए हैं? एक बार देख लेते हैं बिटिया, शायद कुछ सामान मिल जाए हमें, जिसे बेचकर 2 वक्त की रोटी खा सके। तुम यहीं रुको। नहीं अम्मा, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। फुलवा और मालती आग में भस्म सब सामान देख रही होती है। पतीलों में कालिक पड़ चुकी होती है तो कपड़े सब जल चुके हैं। एक एक सामान हटा के मालती कुछ निकालने की कोशिश करती है। वही फुलवा को एक आहट होती है। वो उस दिशा में देखती है तो वहां कोई नहीं होता है, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उस पर कोई नजर रख रहा हो। बिटिया, एक बार पीछे की तरफ जाके देख, वहां कुछ रह गया था का? जी अम्मा। फुलवा घर के पीछे की तरफ जाती है। वहां कुछ ईंटें टूटी पड़ी होती हैं। उनके नीचे वो छानने लगती है। तभी पीछे के खेत से एक आदमी का हाथ बाहर आता है और सीधा फुलवा को दबोच लेता है।
फुलवा जोर से चीखती है। मालती फुलवा की आवाज सुनते ही उस चीख की तरफ भागती है। जैसे ही वो उधर पहुंचती है तो दंग रह जाती है। वो आदमी फुलवा के पिता होते हैं जो फुलवा को धक्का मारकर गिरा चुके होते हैं। क्या कर रहे हो अपनी बिटिया के साथ? हाथ उठाओगे अब? बचा ही क्या है? क्यों आए हो दोनों यहाँ? हमार घर है। अपनी मनुष्यत को लेकर निकल जाओ यहाँ से। तोहार अकेले का घर नहीं है। हमने भी अपने कलेजे से सींचा था इस घर को। बुरे वक्त में परिवार को हम नहीं, आप छोड़कर गए हैं। चल फुलवा। हमार अम्मा सही थी तुम्हार बार में। दोनों के दोनों पागल हैं और हमका भी पागल बना दिए हैं। फुलवा के पिता वहीं सर पकड़ के टूट के रो पड़ते हैं। मालती की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो पलट कर नहीं देखती। अपने पल्लू में बंधे अपनी एक सोने की नथनी को देखती है और आगे बढ़ती है। पर उनमें से किसी को नहीं पता है कि दूर से उन पर कोई नजर रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस रामू के घर पहुंचती है। अरे अरे, ऐसे कैसे घुसे आ रहे हैं? ई का बदतमीजी है। रामू कहाँ है? वो घर पर नहीं है। आप जाइए यहाँ से। ज्यादा बीच में नहीं बोलना। कहाँ है तुम्हारा पति? बता। साहब, वो भागा ऊपर से छत की तरफ। रुक। इंस्पेक्टर रामू के पीछे भागते हैं, जो कच्ची छत के ऊपर चढ़ के भाग रहा है। पुलिस की टीम घर के चारों ओर से फैल चुकी है। रामू तेजी से भाग के दूसरी छत की तरफ कूदने की कोशिश करता है। पर इतनी देर में इंस्पेक्टर रामू को धक्का मार देता है और रामू नीचे गिर जाता है। उनकी टीम पहले से वहां पर होती है और उसे कस के जकड़ लेती है कि वो भाग ना पाए। अरे छोड़ो हमें, हमने कछु नहीं किया हूँ। हमका दिल कमजोर है, हमार दौरा पड़ सकता है। छोड़ो। आया दिल का दौरा? नहीं ना। अब चलो थाने। ऐसे दौड़ाएंगे तुम्हें कि सीधा अपना स्वर्गवासी भाई तक पहुंचोगे। याद है ना किसकी बात कर रहे हैं? नीरज मोदी। ये सुनकर रामू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे क्या कह रहे हैं साहब? नीरज भैया कब मरे? ये तुम्हारे मुंह से सही सवाल पूछने के लिए, क्योंकि अब तुम बताओगे कि तुम्हारे नीरज मोदी कहाँ हैं। इंस्पेक्टर रामू को गिरफ्तार करते हैं और फिर नीरज मोदी के पड़ोसी के घर जाते हैं। ये वही है जिन्होंने सबसे पहले मालती के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था जब उसने अपनी तरफ से पूछताछ की थी। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप सच छुपा के बच जाएंगे तो हम आपको बता दें, अगर हमें कहीं से पता चल गया कि आप नीरज और राजाराम को बचा रहे हैं तो आपको भी अपराधियों के साथ देने के जुर्म में जेल हो जाएगी। कानून को धोखा देने में जो डंडे पड़ेंगे सो अलग। साहब, हम क्या बताएं, फंस गए हैं उस नीरजवा के छल कपट में। पहले भी वो छोटी जात की अम्मा आई थी हमारे दरवाजे पे पूछताछ करने, पर हम छोटी जातियों के मुंह ना ही लगते। लग तो गए ही है छोटी सोच के मुंह। कहाँ है नीरज? यहाँ बताएंगे, ले चले थाने? साहब वो अब काहे नहीं बता रहे हैं? काहे हमरा घर बर्बाद करिए रहे हैं? साहब, राजाराम भैया का अपना खेत है गांव के बाहर। छोटा मैदान है, ज्यादा दूर नहीं है और उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। वो कहा है कि वो खेती हमको गिरवी दे रखे हैं, वहीं पर एक झोपड़ा बनाए हैं। दिन में वही रहता है और कभी कभार हमारी छत से कूद के अपने छत चला जाता है रात में। इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेकर तुरंत उस जगह पहुंचता है, लेकिन झोपड़ी खाली मिलती है। इंस्पेक्टर अपना प्लान तैयार करते हैं कि रात को ही वो नीरज को उसके अपने घर से पकड़ लेंगे। दिन निकल जाता है और इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ सिविल ड्रेस में उसके घर के बाहर फैल जाते हैं।
फुलवा की अम्मा मालती मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे अपनी फुलवा को सुलाने की कोशिश कर रही है और प्रार्थना कर रही है कि उस बलात्कारी को जल्द से जल्द पुलिस पकड़ ले। वहां इंस्पेक्टर अपनी घड़ी देख रहा है। रात के 10:30 बज चुके हैं। दूर दराज तक कोई नहीं दिख रहा है। उसकी टीम को अब हल्की हल्की नींद भी आने लगी है। तभी इंस्पेक्टर के मन में कुछ खटकता है और वो अपनी टीम को तैनात रहने के लिए कहकर वहां से निकल जाता है। वहां मंदिर पर फुलवा और मालती की आंख लग जाती है। मालती के मुंह पर अचानक से एक कपड़ा आता है। थोड़ी देर में मालती बेहोश हो जाती है। फुलवा की आंख खुलती है और वो अपनी पूरी जोर से चीख पड़ती है। एक आदमी जोर से फुलवा को थप्पड़ मारता है और उसका गला दबाने लगता है। फुलवा दर्द में चीखने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाती है। उसकी आंख पूरी लाल हो जाती है। आंसू रुक नहीं पा रहे। एक पल को लगता है कि वो अपना दम तोड़ देगी। उतने में ही इंस्पेक्टर पीछे से आके उस आदमी को पकड़ लेता है। वो आदमी और कोई नहीं, नीरज मोदी होता है। नीरज वहां से भाग के पीछे गन्ने के खेत में घुस जाता है। नीरज खेत में अपनी जान बचाते हुए भाग जा रहा है लेकिन इंस्पेक्टर की नजर उससे नहीं हट रही। इंस्पेक्टर ने ठान ली है कि वो आज उसे पकड़ के रहेंगे। नीरज इंस्पेक्टर को चकमा देने की कोशिश करता है। गन्ने के खेत में इधर उधर भागने लगता है लेकिन उसकी आहट से इंस्पेक्टर आखिर उसे पकड़ लेता है और उसके सर पर 3 बार वार करता है। नीरज हार कर गिर जाता है और इंस्पेक्टर उसका हाथ बांधकर खेत से बाहर खींचता है। आखिरकार इंस्पेक्टर फुलवा के बलात्कारी को पाताल लोक से वापस ले आते हैं। अपराधी नीरज मोदी के खिलाफ फुलवा देवी के बलात्कार और कोर्ट को गुमराह करने का इल्जाम लगा है और उनके पिता राजाराम मोदी के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने के लिए गलत सबूत डालना, गलत सरकारी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने और मानहानि के जुर्म में इल्जाम लगाया गया है। चलिए केस शुरू करते हैं। क्या आप दोनों अपने गुनाह कबूल करते हैं? नहीं जज साहब, हम निर्दोष हैं, बल्कि हमें फंसाया जा रहा है इसमें। जज साहब, हमार बिटवा बलात्कारी नहीं है, उसे बख्श दीजिए, हमने कछु नहीं किया है। शुरू करें फिर। नीरज मोदी और राजाराम मोदी अपना अपराध कबूल नहीं करते हैं। नीरज मोदी और राजाराम मोदी के डिफेंस लॉयर के पास हालांकि कोई सबूत ज्यादा नहीं है उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए, लेकिन उनकी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके सवालों के जवाब से ज्यादा सवाल ही खड़े रह जाएं। जज साहब, ये नीरज मोदी का मृत्यु प्रमाण पत्र जो राजाराम मोदी ने बनवाया था, इन्होंने इसमें 5 लोगों के सिग्नेचर्स लिए थे। मैं इन्हें एक एक करके कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। बेटा, आपकी उम्र क्या है? जी 16 साल। और आप इस आदमी को कैसे जानते हैं? नीरज सर हमारे सरकारी स्कूल में टीचर थे, तो 4 महीने पहले आपने इनके कागजात पर साइन क्यों किया है? जी हमें नहीं पता ये क्या है। हमें बताया गया था कि इस पर साइन करेंगे तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी कॉलेज से। देखा माय लॉर्ड, इन्होंने कैसे कोर्ट को गुमराह करने के लिए इन छोटे और अच्छे घरों के बच्चों के भोलेपन का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही पहले भी इन्होंने फुलवा के भोलेपन का फायदा उठा के उसके करीब आना चाहा था। इस तरह के गिरे हुए इंसान है ये। डिफेंस कुछ कहना चाहते हैं? बेटा, आप ये बताओ, आपको पढ़ना आता है? जी सर। हिंदी, अंग्रेजी दोनों? जी अंग्रेजी थोड़ी ढीली है, बोलने में थोड़ी मुश्किल होती है, पर समझ जाते हैं। तो बेटा, आपने नहीं पढ़ा कि इस प्रमाण पत्र में क्या लिखा है? हमने नहीं देखा था सर। नीरज सर ने बोला था साइन कर दो, हमने कर दिया। मिलॉर्ड, पढ़े लिखे बच्चे हैं और ऐसे अंधे होके कोई भी पर्चे पर साइन कर देंगे क्या?
ये प्रॉब्लम नीरज मोदी की नहीं है, इन बच्चों की है, क्योंकि नीरज मोदी ने इन्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि वो खुद इसमें शामिल थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। इससे फिर भी यह साबित नहीं होता कि नीरज मोदी बेगुनाह है। नीरज मोदी ने नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, नकली गवाह बनाए, यही इनकी असलियत है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर राजेश मोदी को। इजाजत है। ओके, तो डॉक्टर मोदी, आप नीरज मोदी के क्या लगते हैं? जी, मैं नीरज का ताऊजी हूँ, पर दूर का। पर रिश्तेदारी तो आपने अपनी पूरी निभाई, ऐसे कि आपने अपने भतीजे को जिंदा मार दिया। ये दिल के दौरा का पर्चा आपने ही बनवाया था ना? जी, वो हमें फंसाया है। हमारे पास जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से हमने लिख दिया। अच्छा, तो कहाँ है वो रिपोर्ट्स? हमारे पास तो नहीं है, राजाराम ले गया था। अच्छा ठीक है, मान लिया आपके साथ भी धोखा हुआ है, फिर आपके बैंक खाते में ये 3 लाख कहाँ से आए, वो भी उसी दिन? आपकी तो कोई खेती भी नहीं है। वो किसी ने हमसे उधारी ली थी, उसी ने चुकाई है। लेकिन इसके मुताबिक कोई सोना बेचा था आपने? हाँ, वो हमारी पत्नी का था। क्योंकि इनकी कहाँ से जरूरत पड़ गई? और अभी आपने बोला था कि उधारी ली थी। जज साहब, इन्हें राजाराम मोदी ने रिश्वत दी थी अपनी बीवी के सोने के कंगन देके, जिसे इन्होंने उसी दिन बेच दिया था। डिफेंस लॉयर के पास इस पर कोई जवाब नहीं था। सुनवाई की तारीख आगे बढ़ी। अगली सुनवाई में मानहानि और खून का जुर्म साबित हुआ। सच सच बताओ रामू, तुमने निर्मला देवी का कत्ल किया या नहीं? अरे साहब, हम जो किए नीरज भैया और राजाराम ताऊजी के कहने पर किए, पर हम निर्दोष हैं। खून कर चुके हो, इनका घर जला चुके हो और बोल रहे हो कि तुम निर्दोष हो? ये दोनों हमको डराते थे कि नहीं करेंगे तो हमें और हमार बीवी को मार देंगे। नीरज भैया से तो हम डरते थे कि कहीं वो अपनी गंदी नजर हमार बीवी की तरफ ना कर दे। ए रामो, जुबान काट देंगे तोहार कुछ भी बके तो। ऑर्डर ऑर्डर, ये कोर्ट है, आपका घर नहीं। सॉरी मिलॉर्ड। रामू के ऊपर आईपीसी की धारा 302 के तहत निर्मला देवी की हत्या में उम्र कैद की सजा हो जाती है। केस अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं होता है। दिन पर दिन सुनवाई की तारीख आगे बढ़ती है। हर सुनवाई में पुरानी बातें वापस कही जाती हैं और नई जुर्म का नया प्रमाण निकाला जाता है। आखिर फुलवा को कटघरे पर बुलाया जाता है। फुलवा बेटा, बताओ, 3 साल पहले उस सुबह तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम क्यों गन्ने के खेत में अकेली गई थी? हमारे घर में टॉयलेट नहीं है, इसलिए हर सुबह हम घर के पास के गन्ने के खेत में जाते थे। उस सुबह हम गए तो हमें पीछे से टीचर सर ने पकड़ लिया। वो हमारे साथ जबरदस्ती करने लगे। हम चिल्लाना चाहे थे, पर इन्होंने हमारे मुंह बंद कर दिया और फिर हमारी सलवार नीचे से खींच के। बस बस बेटा, बस। अभी ये बताओ, ये जो उनके साथ बूढ़े आदमी खड़े हैं, इनके साथ उस दिन कुएं के पास क्या कर रही थी? ये आदमी आए थे बोलने कि वो टीचर जी के खिलाफ है और हमारे साथ देने आए हैं, पर इन्होंने बोला कि साथ देकर भी क्या होगा, हमारी जिंदगी अब आगे नहीं बढ़ पाएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे से कोई साथ ही नहीं करेगा। हम अपनी अम्मा और बाबूजी पर बोझ हैं। हमारा मर जाना से सबका बोझ खत्म हो जाएगा, इसलिए हम कुएं में कूदने जा रहे थे। हम कुएं के पास खड़े होकर डर गए थे। उतने में अम्मा आई और ये अंकल ने हमें धक्का दे दिया। और फिर कुछ दिन पहले नीरज ने आपकी जान लेने की कोशिश की। हम और अम्मा मंदिर के बाहर सो रहे थे। हमने देखा ये हमारे अम्मा के मुंह पर कपड़ा ठूस रहा है। हम चीखे तो ये हमारा गला दबाए। हम मर जाते साहब। आखिर में फुलवा ने बहादुरी से अपने अपराधियों का सामना किया।
उसकी गवाही से पूरा कोर्ट सन्न पड़ गया था। एक 12 साल की बच्ची की पूरी जिंदगी खत्म हो गई थी। नीरज मोदी और उसके पिता राजाराम मोदी को कोर्ट 14 साल की सजा सुनाती है। आखिर मालती और फुलवा को न्याय मिल गया। इंस्पेक्टर उसकी इस नई पोस्टिंग में पहला केस जीत गया, लेकिन फुलवा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उसके सपने टूट गए, रास्ते खत्म हो गए, सहारे खत्म हो गए। मालती और फुलवा आज भी भिक्षा की जिंदगी में अपनी सांसें गिन रहे हैं। और फिर एक दिन इंस्पेक्टर वापस उस मंदिर की तरफ आते हैं अपने दूसरे केस के लिए। फुलवा और मालती को इस हालत में देखकर दंग रह जाते हैं। चाची, तुम यहाँ आज भी? का करे साहब, बहुत देर से पता चला, पर आखिर समझ आ गया कि न्याय से पेट तो नहीं भरता है। पर तुम किसी आश्रम भी तो जा सकती थी ना फुलवा को लेके। हालत देख लो फुलवा की साहब, कहाँ और कैसन लेकर जाएं। उस गवाही के बाद से बेचारी अंदर से टूट चुकी है। न छत रही, न लड़ने की ताकत। हमारे लिए जिंदा है जैसे हम अपनी फुलवा के लिए। चलिए आप मेरे साथ। कोई बात नहीं साहब, आपने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। न्याय तो तब मुझे होते हुए दिखेगा जब मैं अपनी लड़ाई पूरी करूंगा। ऐसे न्याय का फायदा ही क्या अगर जिंदगी में आगे ही ना बढ़ पाए। मालती की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे भोलेनाथ ने आखिर उसकी सुन ली। उसकी बच्ची की जिंदगी शायद सुधर सकती है। इंस्पेक्टर उसे शहर की तरफ एक एनजीओ में ले जाते हैं जहां रेप विक्टिम सर्वाइवर्स को रहने की जगह, खाना, छोटा मोटा काम और पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। इस एनजीओ से ना ही फुलवा वापस स्कूल जा सकी, बल्कि मालती को भी काम करने की प्रेरणा मिली। इस जंग में 2 स्त्रियों को एक नया रास्ता मिला था, जहां दोनों मर्दों की दुनिया से निकलकर अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए निकल गए थे। आज के दिन मालती अपना एक छोटा सा टेलरिंग का काम करती है और उस कमाई से फुलवा की स्कूलिंग पूरी होती है। उनके पास अपना किराए का पक्का मकान है, खाने को 3 वक्त की रोटी है और सबसे ऊपर इज्जत है।